साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आज आधुनिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो उसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वो देख सकते हो। आज जो आधुनिक काल है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी साहित्य है उसके नोट्स में बना रहा हूं और जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाकर उसको ले सकते हो। अगर व्हाट्सएप के जरिए लेना चाहिए तो मेरे हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के जरिए भी ले सकते हो। अब हम बात करें आधुनिक काल की, तो जो आधुनिक काल है, जो वर्तमान यानी जो वर्तमान में जो चल रहा है उस काल की बात हम कर रहे हैं। तो इसकी जो समय सीमा की बात करें आधुनिक काल की, तो 1850 से यानी 1850 में हमारा जो रीतिकाल है वो खत्म हुआ था, तो रीतिकाल के जस्ट बाद में ये स्टार्ट हुआ आधुनिक काल। तो 1850 ईस्वी से लेकर अब तक जो वर्तमान तक जो स्थिति है, अब तक का मतलब हो गया 2024 चल रही है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो अब तक का जो काल है वो पूरा आधुनिक काल में आता है। हाँ, इसके अलग अलग उप विभाजन किए गए, ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल में एक जैसी ही रचनाएं 1850 की रचनाओं में और वर्तमान जो 2024 की रचनाओं में काफी अंतर देखने को हमें मिलता है। तो वो जो विषय वस्तु थी इनकी, जो लिखने का जो तरीका था, लिखने का जो ढंग था, ठीक है, और जो विषय इन्होंने चुने उस विषयों में काफी अंतर आ गया 1850 से लेकर 2024 तक। तो इनको कहा आधुनिक काल ही है, कहा आधुनिक काल ही है, पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे भारतेंदु काल हो गया, द्विवेदी काल हो गया, छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, इस प्रकार अलग अलग इनको नाम दिए, जिसका हम आगे अभी अध्ययन करेंगे। अब बात करें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 विक्रमी से लेकर, यानी ये ईस्वी सन में 1900 विक्रमी से लेकर 1980 विक्रमी तक माना है, यानी इन्होंने आधुनिक काल को 1980 तक ही माना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी आधुनिक काल की जो समय सीमा है, जो सर्वमान्य मत है, सभी ने जो माना है वो 1850 ईस्वी से लेकर अब तक माना है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने 1900 विक्रमी से 1980 विक्रमी तक माना है। अक्सर पूछा जाता है, तो आपकी जो ये समय सीमा है, जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो एक तो ये जो सर्वमान्य मत है वो, और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दो की तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये दो की तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बात करें सर्वमान्य मत, तो सर्वमान्य मत जो ऊपर आया वही है 1850 ईस्वी से लेकर अब तक। जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और ये 35 वर्ष की उम्र में ही देवलोक गमन कर गए थे। यानी कहने का मतलब 1850 से 1885 होता है, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1885। परंतु इन्होंने जो कम उम्र, इतनी सी छोटी सी उम्र में अपना नाम कमाया है कि एक जो पूरा काल है उस काल का नाम ही भारतेंदु युग कहलाता है वो, ठीक है। तो चाहे इस संसार में आप आए हो, आपको पता है कि एक दिन जाना सभी को है, पर कुछ ऐसा कम समय में ऐसा कुछ काम कर जाएं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमें याद करें। अब बात करें तो सर्वमान्य मत हो गया, जो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र उसका जन्म था 1850 ईस्वी और वहां से इसकी शुरुआत मानी है। 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहलाता, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 1843 है, ठीक है, 43 बोला जाता है, आम भाषा पर शुद्ध है वो 43 है। 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी, कई बार क्या होता है कि जिस माहौल में हम रहते, जहां रहते, उस प्रकार जैसा बोला जाता है तो वो क्या होता है कि वो हमारे दिमाग में वो सेट होता है, तो हम क्या है कि उसी प्रकार बोलने लग जाते हैं, तो वो बोलते ही वो दिमाग में वो मुंह पर वही आता है। तो 1843 से 1868 ईस्वी का जो काल है उसको क्या बोलते हैं? हिंदी साहित्य का संक्रांति काल बोला जाता है। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल कहलाता है। जो पहला स्वर्ण काल है वो कौन सा है? वो मैंने आपको जब पढ़ाया उस समय बताया था।
जो पहला है वो श्रवण काल कौन सा है? भक्ति काल है। कौन सा है? भक्ति काल। तो आधुनिक काल है ना, वो हिंदी साहित्य का दूसरा श्रवण काल कहलाता है। तो आपको पूछ ले पहला श्रवण काल, सिर्फ पूछे जो हिंदी साहित्य का श्रवण काल कौन सा है, तब आपका आंसर भक्ति काल होगा, भक्ति काल होगा। और पूछे हिंदी साहित्य का पहला श्रवण काल कौन सा है, तो भी आपका भक्ति काल ही होगा। अब जो पूछे हिंदी साहित्य का दूसरा श्रवण काल कौन सा, तब आपको आधुनिक काल करना है। ठीक है। आधुनिक काल के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नामकरण, यानी आधुनिक काल के जिस प्रकार आदि काल के, रीति काल के अलग अलग जो नाम दिए हैं विद्वानों ने, तो उसी प्रकार आधुनिक काल के भी विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। जो अलग अलग विद्वान है उन्होंने अलग अलग नाम दिए। देखिए आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको गद्य काल कहा है। क्या कहा है? गद्य काल। गद्य काल कहा क्योंकि इसके अंदर जो गद्य से संबंधित रचनाएं वो ज्यादा रची गई। मिश्र बंधु है, इन्होंने इनको वर्तमान काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा वो इसको आधुनिक काल मानते हैं, जो अभी जो वर्तमान में। और गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने भी इसको क्या माना है? आधुनिक काल ही माना है। आगे देखिए, आगे है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ, उन्होंने इसको साहित्य काल कहा है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ ने इसको साहित्य काल कहा, किसको? आधुनिक काल को। तो ये जो नाम है ये आपको याद करने अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और इनसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो हार्ड क्वेश्चन तो सभी के गलत ही होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन है वो करने के लिए नहीं आते, वो छोड़ने के लिए आते हैं। क्योंकि हमारी जो मेरिट होती है वो कहाँ, वो हमारी मेरिट तो जैसे 60 से मान लिया 70-75 के लगभग ही रहती है। तो हमारे को जो कहने का मतलब 60 से 70-75 का मतलब यही हुआ कि हमारे को 100 में से 75 क्वेश्चन ही करने हैं, बाकी 25 क्वेश्चन तो छोड़ने करने ही नहीं है। तो आप जो ज्यादा हार्ड होते हैं, जो हो सकता है कि वो सभी के जैसे आपको हार्ड लगे और वो सभी के गलत होने वाले, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है। हमारे को वो जो सरल सरल है वो क्वेश्चन तो अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर गलत होते तो हम पीछे रह जाते हैं, यानी एग्जाम में वो लीड नहीं ले पाते हैं जहां हमें पहुंचना होता है। तो इसलिए जो सरल सरल क्वेश्चन है ये तो आपको अच्छे से कैसे भी याद करो, याद करने पड़ेंगे। आधुनिक काल का उपविभाजन, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो आधुनिक काल है वो 1850 ईस्वी से लेकर अब तक जो है 2024 तक, तो इसके अलग अलग नाम दिए गए, इनका उपविभाजन किया गया। तो वो उपविभाजन एक जगह हम देख लेते, फिर इनको अलग अलग हम अध्ययन करेंगे। तो पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल जो आधुनिक काल का जो पहला है वो जो भारतेंदु युग कहलाता है, जो शुरुआत हुई थी, क्योंकि 1850 ईस्वी में भारतेंदु का जन्म हुआ था, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो एक तो था हमारा जागरण काल, एक तो था जागरण काल। वो जागरण कौन सा था? भक्ति काल था, यानी भक्ति में वो जागे थे, क्योंकि आदि काल में जो रचनाएं हो रही थी उनसे अलग होकर वो भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए थे, तो उसको जागरण काल कहते। फिर जो रीति काल थे, उस रीति काल में वापिस वो रागरंग की रचनाएं करने लगे जो राजा महाराजा थे उनसे संबंधित। फिर वापिस जागे, तो वापिस जगने का मतलब होगा, पुण्य का मतलब वापिस, जागरण का मतलब जागे। तो वो भारतेंदु युग था। भारतेंदु युग में इन्होंने वापिस राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र भक्ति संबंधित रचनाएं की। तो ये जो पुनर्जागरण है, याद रखना, अलग अलग जागरण काल है वो भक्ति काल है, और पुनर्जागरण काल है वो हमारे का है भारतेंदु काल है, भारतेंदु काल या भारतेंदु युग। 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, यानी 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चला, क्योंकि 1885 ईस्वी में भारतेंदु की मृत्यु हो गई थी। तो ये 1900 ईस्वी तक ही चला। अब इसके बाद में आया है जागरण सुधार काल, यानी इसमें तो जग गए थे, पुनः जग गए। एक तो जागरण काल था भक्ति काल, एक था भारतेंदु युग जिसको पुनर्जागरण काल कहते हैं, और इसमें जागरण सुधार काल, यानी इसके अंदर जो इसमें जो कमियां थी उनका सुधार किया गया। जागरण सुधार काल वो कौन सा था? द्विवेदी काल। द्विवेदी कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके नाम पर इनका नामकरण किया गया। तो ये 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी, यानी 20 वर्षों का जो काल था उसमें इस प्रकार की रचनाएं की गई जो एक जैसी थी। तो उसकी जो प्रवृत्ति थी वो एक जैसी थी। तो 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक हमारा कौन सा काल था? भारतेंदु, सॉरी, ये जो जागरण सुधार काल जिसको हम द्विवेदी युग बोलते हैं।
आगे जो 3 नंबर पे वो आया छायावाद काल। इस छायावाद के अंदर जो आधार स्तंभ है वो जो प्रसाद, पंत, निराला यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक महादेवी वर्मा भी है। ये जो चार है वो इसके आधार स्तंभ है, पूछा जाता है कई बार, यानी छायावाद के आधार स्तंभ है। तो प्रसाद, पंत और निराला। ये फिर जैसे 1920 में ये खत्म हुआ द्विवेदी युग, तो 1920 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक इसकी समय सीमा रही। आगे आया छायावाद के बाद में प्रगतिवाद काल, जिसको हम साम्यवादी युग कहते हैं। और राजनीति में जो मार्क्सवाद था, राजनीति के अंदर क्या जो मार्क्सवाद था वही हमारे हिंदी साहित्य के अंदर क्या है, साम्यवाद है। साहित्य में वो साम्यवाद है, प्रगतिवाद है, और राजनीति के अंदर वो मार्क्सवाद है। 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक रहा प्रगतिवादी काल। फिर बाद में आया प्रयोगवादी काल। प्रयोगवादी काल को तार सप्तक और अज्ञेय, यानी अज्ञेय जो तार सप्तक है वो जो हम आगे पढ़ेंगे। मैंने तार सप्तक का एक अच्छा सा सूत्र बना रखा है, जो तार सप्तक के कवि है उनका, आपको यानी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके वो क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो ये जो प्रयोगवादी काल है वो हमारे तार सप्तक और अज्ञेय का जो युग है 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक चला। आगे देखिए, आगे हमारा आया नवलेखन काल। नवलेखन काल जिसको हम नई कविता बोलते हैं, नई कविता युग। 1953 ईस्वी से अब तक, यानी 1953 ईस्वी से लेकर अब तक जो चल रहा है वो हमारा नवलेखन काल यानी नई कविता युग कहलाता है, 1953 ईस्वी से अब तक। अब हम बात करें जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग है उसके बारे में। तो 1850 ईस्वी से लेकर जो 1900 ईस्वी तक का जो काल था, 1900 ईस्वी तक का जो काल था 50 वर्षों के बीच का, इन 50 वर्षों के मध्य कैसी रचनाएं रची गई, ठीक है, उनके बारे में। भारतेंदु युग का प्रारंभ हरिश्चंद्र के जन्म 1850 ईस्वी से माना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी से, और उसी से स्टार्ट किया है भारतेंदु युग को। और इसका समाप्ति काल 1900 ईस्वी है, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। यानी जब सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी उसका जो प्रकाशन का वर्ष है वो 1900 ईस्वी थे, और उस 1900 ईस्वी में हमारे भारतेंदु युग की समाप्ति हो जाती है, और जो सरस्वती पत्रिका है उसका जो प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। तो दो याद हो रही है, एक तो भारतेंदु युग की समाप्ति का समय वो भी 1900 ईस्वी है, और जो सरस्वती पत्रिका है उसका जो प्रकाशन का समय वो भी हमारा 1900 ईस्वी है। इसका नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया, जो बात आपको मैंने पहले बता दी है। आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पुनर्जागरण काल कहकर पुकारा है, मोस्ट है। यानी दो तरीके से ये क्वेश्चन मोस्ट है। एक तो हो गया कि जो पुनर्जागरण काल नाम है किस विद्वान ने दिया था, तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसको पुनर्जागरण कहा था। और दूसरी बात, जो भारतेंदु युग है उसका दूसरा क्या नाम है, तो पुनर्जागरण काल है। आगे देखो, इस काल में पद्य काव्य ब्रज भाषा में और गद्य काव्य खड़ी बोली में लिखा गया। देखिए ये तो अलग अलग आपको याद रखना है। एक तो होता पद्य जो कविताएं होती है, और एक होता गद्य जिसके अंदर जो कहानी, उपन्यास, नाटक इस प्रकार जो लिखे जाते हैं। तो इस काल के अंदर जो पद्य था वो पद्य उसकी भाषा कैसी थी, ब्रज भाषा ही थी। यानी पद्य है उसको ब्रज भाषा में लिखा गया, और जो गद्य था उसको खड़ी बोली में लिखा गया। गद्य को खड़ी बोली में लिखा गया और पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही जो पहले चलती आ रही थी। यानी पहले जो साहित्य ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था तो वो पद्य है उसको तो ब्रज भाषा में रखा, परंतु जो गद्य की भाषा है वो खड़ी बोली हो गई। तो अलग अलग याद रखना है पद्य और गद्य को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को आदर्शवादी गीति मुक्त परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। यानी आदर्शवादी गीति मुक्त परंपरा काव्य, आदर्शवादी गीति मुक्त परंपरा काव्य, ये नाम किस विद्वान ने दिया था, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काल को कहा था। किसको, भारतेंदु काल को। भारतेंदु काव्य में प्राचीन व नवीन काव्य प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है। यानी जो भारतेंदु युग था इसके अंदर जो प्राचीन जो पहले जो रचना रची हुई थी
उनका और जो नवीन जो नए हम क्या कर सकते हैं, जो नई रचनाएं कैसे रच सकते हैं। तो ये जो पुरानी और नई दोनों का मिश्रण था इसके अंदर, मिश्रण यही देखो नजर आ रहा है, क्योंकि भाषा क्या थी, दो भाषाएं थी। पद्य है वो ब्रज भाषा में था और गद्य है उसकी बोली खड़ी बोली हो गई थी। तो भाषा में भी जो मिश्रण था, दो भाषाएं अलग अलग। तो अभी क्या है, जो प्राचीन जो साहित्य था उसकी झलक हमारे को इस भारतेंदु युग में देखने को मिलती है। तो नए और पुराने दोनों का मिश्रण था। अब प्रमुख तथ्य वो देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि, यानी जो खड़ी बोली हिंदी है उसके प्रतिष्ठित यानी जो प्रसिद्ध कवि है वो है अमीर खुसरो। खड़ी बोली के जो पहले जो कवि है वो अमीर खुसरो है। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार गंग भाट 17वीं शताब्दी, चंद छंद वर्णन की महिमा गद्य, यानी ये कह रहे हैं कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत के अंदर है खड़ी बोली को अपनी साहित्य का माध्यम बनाने वाले, यानी खड़ी बोली को अपने साहित्य में उन्होंने जगह दी, खड़ी बोली में अपना साहित्य रचित किया। तो वो साहित्यकार गंग भाट थे, उनकी जो प्रथम रचना है गंग भाट है वो 17वीं शताब्दी की है। गंग भाट की जो 17वीं शताब्दी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा जो गद्य में लिखी गई, गद्य में लिखी गई चंद छंद वर्णन की महिमा मोस्ट है, प्रथम जो रचना इसलिए मोस्ट हो जाती है। तो इसके जो लेखक है वो गंग भाट है, 17वीं शताब्दी है रचना काल है, और उन्होंने वो जो साहित्य है वो खड़ी बोली में लिखा। फिर जो ये तो था उत्तर भारत, अब बात करें दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य लिखने वाले साहित्यकार मूला वजही, मूला वजही, मूला वजही, मूला वजही ने 1605 से लेकर 1660 ईस्वी, इसकी रचना नाम है सबरस, जो 1635 में रची गई। इनका जो जीवन काल वो तो ये 1605 से 1660 ईस्वी, उसके बीच में जो सबरस है वो 1635 ईस्वी में रची गई। कुतुब मुस्तरी एक रचना है, कुतुब मुस्तरी। तो आपको जो मुल्ला वजही की जो सबरस है वो 1635 ईस्वी, ये मोस्ट रचना याद रखनी है। तो अब अलग अलग हो गया उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत के अंदर है वो गंग भाट था, ठीक है, और हमारे दक्षिण भारत के अंदर कौन था, मुल्ला वजही था। उत्तर भारत में जो रचना गंग भाट ने की वो चंद छंद वर्णन की महिमा थी जो गद्य में थी, और जो दक्षिण भारत में जो मुल्ला वजही ने जो रचना की सबरस वो 1635 ईस्वी में थी। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध व परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक, यानी शुद्ध जो रचना की यानी पूरी खड़ी बोली, यानी कविता थी जो गद्य रचना थी जो भी थी उसके अंदर पूरी खड़ी बोली, यानी किसी भी भाषा का प्रयोग अलग शब्द उसमें काम में नहीं लिए गए। तो वो कौन थी राम प्रसाद निरंजनी थे, जिसकी रचना थी भाषा योग वशिष्ठ, जो 1741 ईस्वी में रचित रचना है। ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध व परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन थे, राम प्रसाद निरंजनी, जो रचना थी भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी में रचित रचना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना, यानी आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना है एकांतवासी योगी, जिसके लेखक है पंडित श्रीधर पाठक। दोनों रचना अलग अलग याद रखनी। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना है ये तो क्या है, शुद्ध व परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम रचना है जो भाषा योग वशिष्ठ है, जिसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी है 1741 ईस्वी में। और ये है हमारे आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम रचना एकांतवासी योगी, पंडित श्रीधर पाठक इसके रचनाकार है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कोरवी है, ठीक है, जो हम भाषा का अध्ययन करेंगे हिंदी की प्रमुख बोलियां और हिंदी की भाषा, तो वो देखेंगे हम। तो खड़ी बोली है उसको कोरवी कहा जाता है। मारदंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है, यानी जो हमारी खड़ी बोली है उस खड़ी बोली को उद्दंड मारदंड है, वो एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर है वो मध्य देशीय भाषा कहा गया खड़ी बोली को। जिस 30 मई 1826 ईस्वी में से निकला था, ये जो उद्दंड मारदंड है वो 30 मई 1826 ईस्वी में, जो साप्ताहिक था यानी सप्ताह में एक बार आता था, कोलकाता से था, और पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे।
यानी संपादक जो उद्दंड मार्दन पत्र है उसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। ये भारत का प्रथम हिंदी पत्र था, मोस्ट है ये, ठीक है। अब ये देखो पत्र मोस्ट है किस प्रकार है कि ये हिंदी का प्रथम था, पहले बात तो, यानी हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है तो वो उद्दंड मार्दन हो गया, ठीक है। अब उद्दंड मार्दन है उसके बारे में ये पूछा जाता है कि कौन सा वो पत्र है जिसके अंदर खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया, तो वो उद्दंड मार्दन है। उद्दंड मार्दन कैसे प्रकाशित होता था? साप्ताहिक था, मासिक था, पाक्षिक था कि दैनिक था? तो ये साप्ताहिक था। प्रकाशन वर्ष है 30 मई 1826। इसके जो संपादक है वो पंडित जुगल किशोर, और कहां से? कोलकाता से। तो इससे 7-8 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं और ये मोस्ट है, पूछा जाता है कई बार, तो याद आपको अच्छे से करना है इसको, हिंदी का ये, क्योंकि प्रथम समाचार पत्र है। आगे देखो, खड़ी बोली गद्य के प्रवर्तन व विकास में योगदान देने वाली संस्था, यानी जो खड़ी बोली थी, इस खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का जो काम करने वाली जो संस्था थी जिसने इसमें योगदान दिया, वो संस्था कौन सी है? वो संस्था है फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी कोलकाता में, और स्थापना करने वाले कौन थे? लॉर्ड वेलेजली, जो अंग्रेज था। तो याद रखना है, यानी खड़ी बोली उस टाइम में जो हमारी सरकार है वो क्या थी? अंग्रेज थे यहाँ पर। तो अंग्रेजों के ही जो विद्यालय थे, और अंग्रेजी जो विद्यालय थे उसके अंदर अंग्रेजी भाषाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि भाई अंग्रेज थे और वो अंग्रेजी ज्यादा बोलते थे, तो अंग्रेजी भाषाओं का ज्यादा प्रचलन था। परंतु जो खड़ी बोली थी हमारी हिंदी, उस गद्य के परिवर्तन व विकास का योगदान में जो संस्था है, कौन सी संस्था थी? जो एक कॉलेज थी, फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और कोलकाता में हुई थी, जिसकी स्थापना करने वाले लॉर्ड वेलेजली थे। तो इन्होंने इसको हिंदी को आगे बढ़ाया, ठीक है। खड़ी बोली गद्य से संबंधित 4 लेखक, यानी 4 लेखक है वो जो खड़ी बोली से संबंध रखते हैं, महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन्होंने इस खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का काम किया। पहला है सदल मिश्र, इसकी रचना है नासिकेतोपाख्यान, जिसका दूसरा नाम है चंद्रावती। चंद्रावती, तो सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान, चंद्रावती दूसरा नाम है। फिर आता है लल्लू लाल, इसकी रचना है प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। फिर आता है मुंशी सदासुख लाल नियाज, इसकी रचना है सुख सागर। आगे शेद इंसा अल्लाह खां, इसकी रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। तो ये जो 4 है, ये जो 4 है विद्वान, इनका योगदान रहा है खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो सदल मिश्र, लल्लू लाल, मुंशी सदासुख लाल नियाज और शेद इंसा अल्लाह खां। आगे देखिए, सदल मिश्र व लल्लू लाल का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था, यानी ये उस कॉलेज के अंदर जो अध्यापक थे या प्रोफेसर थे जो भी थे, पर इनका संबंध क्या था? हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो इन 4 को तो आपको अच्छे से याद करना, इनकी जो रचनाओं के नाम याद करने, दूसरा इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से जो संबंध था, यानी खड़ी बोली से संबंध 4 का था, परंतु सिर्फ फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध सदल मिश्र और लल्लू लाल का ही था। तो आपको ये अलग अलग याद करने, सदल मिश्र और लल्लू लाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल है, इसका संबंध हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो कई बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है निम्न में से किस विद्वान का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो इनमें से जैसे मान लिया कि आपको अलग अलग नाम दे, और एक नाम ये सदल मिश्र, 3 नाम जैसे इनमें से दे भाई, जैसे सदल मिश्र दे दिया, फिर सदासुख लाल नियाज दे दिया, ठीक है, लल्लू लाल दे दिया, फिर एक दूसरा कोई नाम दे दिया, फिर ए और बी दोनों दे दिया, इस प्रकार। तो ए और बी में जैसे मान लिया लल्लू लाल और सदल मिश्र है, तो इनको आपको याद, क्योंकि 4 का आपको नाम याद रहता है, पर वहां कंफ्यूजन हो जाता है कि यार 2 कौन से थे। तो सदल मिश्र और लल्लू लाल है, इनका संबंध हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज से था। क्वेश्चन आया हुआ भी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां की भाषा सर्वाधिक चुटीली व मुहावरेदार थी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना जो इंसा अल्लाह खां थे, इंसा अल्लाह खां उसकी भाषा सर्वाधिक चुटीली और मुहावरेदार थी। हिंदी विभाग के प्रधान जॉन गिलक्रास्ट, यानी जो हिंदी विभाग था उसके जो प्रधान थे वो जॉन गिलक्रास्ट थे। हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम सर्वप्रथम मुंशी लल्लूलाल द्वारा प्रेम सागर की भूमिका में
दिया गया। जो हिंदी थी हमारी उसको खड़ी बोली नाम है, वो सर्वप्रथम मुंशी जो लल्लू लाल है जिसकी रचना प्रेम सागर, उसकी भूमिका के अंदर लिखा गया, यानी हिंदी को खड़ी बोली नाम दिया गया। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है, तो ये तो नाम रह जाएगा, जैसे गिलक्राइस्ट ट से स्टार्ट ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ टकसाली ट से स्टार्ट हो रहा है, तो गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या कहा था, टकसाली भाषा कहा था। यानी इसका एक एक पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है, और मैंने परीक्षा की दृष्टि से ही ये नोट्स तैयार किए, यानी इसमें फालतू का कचरा नहीं लिखा, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वही पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। आगे, कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी रचना खड़ी बोली पद्य नाम से किया। यानी पद्य की भाषा क्या थी, पद्य की भाषा अभी तक क्या थी, ब्रज भाषा ही थी, यानी पद्य है वो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, पद्य ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था आधुनिक काल में भी। और जो हमारा भारतेंदु युग आ गया था, इसमें पद्य है वो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, और गद्य है उसकी भाषा क्या हो गई थी, खड़ी बोली। गद्य की भाषा क्या हो गई थी, खड़ी बोली। अलग अलग याद रखना अच्छे से, खड़ी बोली। परंतु यहाँ पर देखिए, कविता कविता कौन सी होती है, पद्य होता है, तो कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर, भाई कविता में पहले ब्रज भाषा थी, तो उस ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में हुआ। 1887 ईस्वी में हुआ, क्योंकि भारतेंदु युग है वो तो 1850 ईस्वी से शुरुआत हो गई थी, पर 1850 ईस्वी में शुरुआत हुई, वहां पर हमारे गद्य है उसकी भाषा ही खड़ी बोली थी, पद्य की भाषा तो ब्रज ही थी। परंतु 1887 से क्या हुआ कि जो हमारा गद्य है उसकी वो पद्य है उसकी भाषा भी क्या हो गई, खड़ी बोली हो गई। कौन थे, अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी रचना कौन सी थी, खड़ी बोली का पद्य, खड़ी बोली का पद्य नाम से किया। ठीक है, तो ये याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय उसकी रचना खड़ी बोली का पद्य 1887 ईस्वी। आगे देख, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी एवं मूर्ख कहकर पुकारा है। यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर है, उनका मानना था कि जो खड़ी बोली का जो समर्थन यानी समर्थन कर रहे हैं, खड़ी बोली को जो चाह रहे हैं कि भाई रचना है वो खड़ी बोली में होनी चाहिए, तो इसका मानना था जगन्नाथ दास रत्नाकर का कि ये मूर्ख और हट्टी है, खड़ी बोली को जो पद्य की भाषा बना रही है, गद्य की भाषा बना रही है, तो ये मूर्ख है, ये मानना था जगन्नाथ दास रत्नाकर का। अब हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, तो ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप वीडियो देखते हो पर लाइक बहुत कम करते हो, तो लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।